कहानी की शुरुआत होती है इंसानियत की सबसे भयावह गलती से। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हालात काबू में करने के लिए एक आखिरी उपाय अपनाया। उन्होंने वातावरण में एक खास रासायनिक तत्व छोड़ा जिसका मकसद था पृथ्वी को ठंडा करना। लेकिन ये प्रयोग इंसानों की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। वह केमिकल इतना ताकतवर निकला कि उसने पूरी धरती को बर्फ की मोटी परत में जकड़ दिया। आसमान से लगातार बर्फ गिरने लगी, समुद्र जमकर पत्थर बन गए और चारों तरफ सिर्फ सफेद सन्नाटा और मौत का साया फैल गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ खत्म होने लगा। पृथ्वी एक वीरान जमी हुई बंजर जमीन में बदल गई। इस तबाही के बीच मानवता की आखिरी उम्मीद थी एक विशाल ट्रेन, स्नोपियरसर। इसे बनाया था एक अरबपति इंजीनियर विल्फर्ड ने। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी बंद नहीं होता था। यह लगातार चलती रहने वाली मशीन थी जो पूरी दुनिया के जमे हुए ट्रैक पर गोल गोल चक्कर लगाती रहती थी। इस ट्रेन में जिंदा रहने के लिए जरूरी हर सुविधा मौजूद थी, बिजली, पानी, खाना और एक पूरी तरह आत्मनिर्भर व्यवस्था। लेकिन इस चलती हुई दुनिया में भी इंसानों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। सबसे आगे वाले डिब्बों में रहते थे अमीर लोग, फर्स्ट क्लास, जिन्होंने मोटी रकम देकर अपनी जगह खरीदी थी। उनके लिए यह ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्वादिष्ट खाना, महंगी शराब, आरामदायक कमरे और हर तरह की सुख सुविधा, उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। बीच के डिब्बों में थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। उनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास जितनी आलीशान तो नहीं थी, लेकिन वे ठीक ठाक हालात में जी रहे थे। उनके पास सीमित संसाधन थे मगर जीने लायक माहौल मौजूद था। और सबसे पीछे टेल सेक्शन, यहाँ रहते थे वे लोग जो बिना टिकट के किसी तरह इस ट्रेन में घुस आए थे। इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। न ढंग का खाना, न साफ पानी, न रोशनी। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ एक अजीब सा प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे जो रोज गार्ड्स बांटते थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे उस एक टुकड़े के लिए भी तरसते थे। ट्रेन में बच्चों के लिए स्कूल भी था, लेकिन वो सुविधा सिर्फ अमीरों और मध्यम वर्ग के लिए थी। टेल सेक्शन के हिस्से में सिर्फ अंधेरा, गंदगी और वही प्रोटीन बार था। हर साल ट्रेन के एक और चक्कर पूरे होने को नए साल की तरह मनाया जाता था। अब कहानी पहुंचती है साल 2031 में। एक दिन 2 गार्ड टेल सेक्शन में आते हैं। इस बार उनकी मांग थी एक वायलिन वादक जिसे फर्स्ट क्लास के लिए चाहिए था। एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है और कहता है कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब वह अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से मना करता है तो गार्ड्स क्रूरता की हद पार कर देते हैं। वे उसकी पत्नी का हाथ बेरहमी से तोड़ देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। यह दृश्य देखकर टेल सेक्शन में खामोशी छा जाती है। इसी बीच गिलियम, जो टेल सेक्शन का बुजुर्ग मार्गदर्शक था, कर्टिस को बताता है कि जिस संदेश का वे इंतजार कर रहे थे वह मिल चुका है। वह संदेश एक बच्चे के प्रोटीन बार के अंदर छुपा था। कर्टिस चालाकी से वह बार लेता है, उसे तोड़ता है और अंदर से एक छोटा सा कैप्सूल निकालता है। उस कैप्सूल के भीतर एक गुप्त संदेश था, बगावत का संकेत। 17 सालों से अपमान और भूख सहते आ रहे ये लोग अब विद्रोह के लिए तैयार थे। वे आगे के डिब्बों तक पहुंचना चाहते थे जहां जिंदगी थी, रोशनी थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। इससे पहले वे 2 बार कोशिश कर चुके थे और दोनों बार बुरी तरह असफल हुए थे। टेल सेक्शन के लोग कर्टिस को अपना नेता मानते थे, मगर कर्टिस खुद को लीडर नहीं समझता था। उसका अतीत उसे अंदर से तोड़ता था। फिर भी हालात उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनकी योजना थी जेल सेक्शन में बंद नामगुम से मदद लेना। वही आदमी था जो ट्रेन के सुरक्षा दरवाजों को खोल सकता था। अगर वे इंजन तक पहुंच जाते तो पूरी ट्रेन उनके कब्जे में आ सकती थी। यह उनका आखिरी मौका था। उसी रात गार्ड्स फिर टेल सेक्शन में आए, इस बार बच्चों की मांग लेकर। वे कुछ खास बच्चों चुन रहे थे। तान्या का बेटा टिमी और एक और बच्चा एंडी को छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। गार्ड्स का नेता मेसन टेल सेक्शन वालों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, जैसे जूते पैरों में होते हैं और टोपी सिर पर, वैसे ही हर किसी की अपनी जगह होती है। तुम लोग पीछे हो और पीछे ही रहोगे। ये सुनकर टेल सेक्शन के लोगों का खून खौल उठता है। मेसन सजा के तौर पर एक आदमी का हाथ ट्रेन के बाहर निकलवाती है। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ 7 मिनट में उसका हाथ पूरी तरह जम जाता है। फिर गार्ड्स उसी जमे हुए हाथ को बेरहमी से तोड़ देते हैं। ये दृश्य सिर्फ सजा नहीं था, ये चेतावनी थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। बगावत की चिंगारी भड़क चुकी थी। यह सजा बेहद डरावनी थी। टेल सेक्शन में कई ऐसे लोग थे जिनके हाथ या पैर इसी तरह की सजा के कारण काट दिए गए थे। शायद उन्होंने भी कभी बगावत की कोशिश की थी या कोई छोटी सी गलती की थी जिसकी कीमत उन्हें अपने अंग गंवाकर चुकानी पड़ी। ये सब देखकर कर्टिस और उसके साथियों के अंदर गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अब उन्हें साफ लगने लगा था कि विद्रोह का समय आ चुका है। लेकिन कर्टिस के मन में एक शक था। उसे याद आया कि पिछले कई सालों में जब भी बगावत हुई, गार्ड्स ने बहुत कम गोलियां चलाई थी। दरअसल 10 साल पहले हुए दंगों में लगभग सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इस बर्फीली दुनिया में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका मौजूद नहीं था। इसलिए कर्टिस को यकीन था कि गार्ड्स सिर्फ डराने के लिए खाली बंदूकें लेकर घूम रहे हैं। अपने शक को परखने के लिए उसने एक खतरनाक कदम उठाया। वह सीधे एक गार्ड के सामने गया और उसकी बंदूक अपने सिर पर तान दी। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबा, कुछ नहीं हुआ। बंदूक खाली थी। ये देखते ही टेल सेक्शन के लोगों का हौसला आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया।
गार्ड्स को गिरा दिया गया और विद्रोही आगे बढ़ते हुए जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां नामगुंग और उसकी बेटी योना बंद थे। योना में एक खास क्षमता थी, वह दरवाजों के पीछे क्या है इसका अंदाजा लगा सकती थी। जैसे ही वे अगले सेक्शन में पहुंचे, सामने खिड़कियों के पार जमी हुई बर्फ दिखाई दी। 17 साल बाद पहली बार वे ट्रेन के बाहर की दुनिया को साफ देख पा रहे थे। धरती अब भी जमी हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर बर्फ पहले से कम लग रही थी। ये नज़ारा उनके दिल में एक नई उम्मीद जगा गया। अगर बर्फ पिघल रही थी तो शायद बाहर जिंदगी की संभावना अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हुए वे उस डिब्बे में पहुंचे जहां प्रोटीन बार बनाए जाते थे। कर्टिस अंदर गया और उसने देखा कि वे बार असल में कीड़ों से तैयार किए जाते थे। उसने ये सच बाकी लोगों से छुपा लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनका मनोबल टूटे। उसी मशीन के अंदर उसे एक और संदेश मिला, वाटर। इसका मतलब साफ था, उन्हें पानी सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना होगा। वही ट्रेन की असली ताकत थी। पानी पर नियंत्रण मतलब ट्रेन की जीवन रेखा पर कब्जा। लेकिन जैसे ही वे अगले दरवाजे की तैयारी कर रहे थे, योना को बेचैनी हुई। उसने कहा कि दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, पर तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही सामने भारी हथियारों से लैस गार्ड्स खड़े थे। ये एक जाल था। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय ट्रेन एक विशाल मोड़ पर पहुंच रही थी। वह मोड़ जो हर साल के चक्कर के पूरा होने का प्रतीक था। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था और ट्रेन एक बड़ी चट्टान से टकराकर जोर से हिली। योना ने नीचे घाटी में एक पुराने हवाई जहाज का मलबा देखा, जो पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। इसका मतलब था कि बर्फ धीरे धीरे कम हो रही थी। ये छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल विद्रोहियों के सामने सिर्फ जंग थी। तभी मिनिस्टर मैसन वहां पहुंची। उसने विद्रोहियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें विल्फर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने उन्हें इस ट्रेन में जगह दी। उसने कहा कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे हैं। इसके जवाब में कर्टिस ने अपने साथियों को मशाले जलाने का आदेश दिया। आग की रोशनी में विद्रोही और गार्ड्स आमने सामने भिड़ गए। ये एक खूनी संघर्ष था। लड़ाई के दौरान एक विद्रोही ने मैसन के कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन उसी अफरातफरी में गार्ड्स ने डगर को मार डाला। एडगर, जो कर्टिस का सबसे करीबी दोस्त था। एडगर की मौत ने कर्टिस को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसके गुस्से को और भड़का दिया। आखिरकार कर्टिस ने मैसन को बंधक बना लिया। उसने गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर किया। मैसन ने अपनी जान बचाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। वह कर्टिस को खुद विल्फर्ड तक ले जाएगी। गिलियम ने कर्टिस को चेतावनी दी। उसने कहा, जब तुम इंजन सेक्शन में पहुंचोगे, विल्फर्ड तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। वह लोगों को शब्दों से फंसाने में माहिर है, लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं था। कर्टिस, नामगुंग, योना, तान्या और कुछ साथी मैसन के साथ आगे बढ़े। जैसे ही वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों में पहुंचे, उनके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई। वहां हरे भरे पौधों के बगीचे थे, ताजी सब्जियां और फल उगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम था, जहां मछलियां तैर रही थी। वहीं एक सुशी बार भी था। टेल सेक्शन के लोगों ने जिंदगी में पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह किसी सपने जैसा था। कर्टिस ने मेसन को जबरदस्ती वही प्रोटीन बार खाने पर मजबूर किया जो कीड़ों से बना था। मेसन ने घिन से मुंह बनाया, लेकिन उसे खाना पड़ा। यह कर्टिस का छोटा सा बदला था। आगे एक स्कूल था, लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड एक भगवान जैसा है, जिसने मानवता को बचाया। टेल सेक्शन के लोगों को गंदा और बेकार बताया जाता था। तान्या ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। जवाब मिला कि कुछ बच्चों को इंजन के पास ले जाया गया है। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहां पिछली बगावत में कुछ लोगों को बाहर फेंक दिया गया था। उनकी जमी हुई लाशें अब भी दिखाई दे रही थी। टीचर बच्चों को दिखाकर कहती थी, देखो, ट्रेन ही तुम्हारा घर है। इंजन बंद हुआ तो तुम भी जम जाओगे। ये डर का सबक था। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। खास मौके पर बच्चों में अंडे बांटे जा रहे थे। टेल सेक्शन के लोग हैरान थे। उन्हें लगा था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अचानक उस आदमी ने टोकरी से मशीन गन निकाल ली। उसने मैसन को छुड़ाया और विद्रोहियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस समय स्कूल की टीचर ने भी हथियार निकाल लिया। अचानक पूरा माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस हमले में कर्टिस का एक और साथी मारा गया, लेकिन तभी कर्टिस के एक साथी ने मौका देखकर टीचर के गले में चाकू घोंप दिया और उसे खत्म कर दिया। कर्टिस और बाकी लोग तुरंत सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ भागे। स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसने सबको अंदर तक हिला दिया। वाटर सेक्शन में गार्ड्स के लीडर ने बाकी विद्रोहियों को बेरहमी से मार गिराया था। कैमरे के सामने ही गिलियम को लाया गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार दी गई। ये दृश्य देखते ही कर्टिस का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने वहीं मैसन को मार डाला। अब उसके अंदर सिर्फ आग बची थी। अब सिर्फ कर्टिस, नामगुंग और योना बचे थे। वे आगे बढ़ते गए और फर्स्ट क्लास की उस दुनिया में पहुंचे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहां ब्यूटी पार्लर था, स्विम पूल था, टेलर थे, जिम था। अमीर लोग क्रोनॉल नाम के नशे में डूबे पार्टी कर रहे थे। नामगुंग और योना ने वहीं से काफी सारा क्रोनॉल इकट्ठा कर लिया। ये वही चीज थी जो आगे चलकर काम आने वाली थी। आखिरकार वे इंजन सेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गए। कर्टिस गुस्से में दरवाजा तोड़ने ही वाला था, लेकिन नामगुंग ने उसे रोका और अपनी आखिरी सिगरेट उसे दे दी। उसी पल कर्टिस ने अपने अतीत का वो दर्दनाक सच बताया जिसे वह सालों से छुपाए हुए था। 18 साल पहले जब धरती जमनी शुरू हुई थी, टेल सेक्शन में हजारों लोग ठूस दिए गए थे।
1 महीने तक न खाना मिला न पानी। भूख ने इंसानों को जानवर बना दिया। लोग एक दूसरे को मारकर उनका मांस खाने लगे। कर्टिस ने खुद कबूल किया कि उसने भी ऐसा किया था। उसने अपने ही जैसे इंसानों का मांस खाया था और ये अपराध बोध उसे आज तक जिंदा नहीं रहने देता था। उसी दौरान विल्फर्ड के गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए थे और तब से वही उनकी जिंदगी बन गए। नामगुम ने बताया कि वह क्रोनोल इसलिए जमा कर रहा था क्योंकि ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पर वह बम की तरह फट सकता है। उसने ये भी बताया कि हर साल जब ट्रेन उस बड़े मोड़ से गुजरती है तो वह नीचे खाई में पड़े पुराने विमान के मलबे को देखता है। पहले उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखता था, लेकिन अब पूरा जहाज साफ दिखाई देने लगा है। इसका मतलब था बर्फ पिघल रही है। लेकिन कर्टिस को लगा कि नामगुम नशे की वजह से भ्रम में है। तभी विल्फर्ड की सेक्रेटरी अंदर आई और उसने नामगुम को गोली मार दी, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वे कर्टिस को इंजन रूम में ले गए। वहां खुद विल्फर्ड मौजूद था। उसने शांत आवाज में कहा कि वह बूढ़ा हो चुका है और अब ट्रेन को अकेले नहीं संभाल सकता। उसने कर्टिस को अपनी जगह लेने का प्रस्ताव दिया। विल्फर्ड ने सच्चाई बताई। टेल सेक्शन में जो विद्रोह होते थे वे उसकी योजना का हिस्सा थे। संसाधन सीमित थे और आबादी बढ़ रही थी, इसलिए समय समय पर लोगों को मरना जरूरी था। उसने बताया कि उसने ही आदेश दिया था कि टेल सेक्शन के सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन के 18 साल पूरे हो चुके थे। यह सब सुनकर कर्टिस के अंदर का इंसान टूट गया। उधर योना होश में आ चुकी थी। कुछ फर्स्ट क्लास लोग और गार्ड्स उन्हें मारने आ रहे थे। योना ने इंजन रूम का गेट खोला, विल्फर्ड के असिस्टेंट को मार गिराया और क्रोनॉल को ट्रेन के बाहरी दरवाजे पर सेट कर दिया। वह कर्टिस के पास माचिस ले आई। उसी दौरान योना को इंजन के फ्लोर के नीचे कुछ अजीब लगा। कर्टिस ने मदद की। जैसे ही उन्होंने फर्श हटाया, उनका दिल दहल गया। टिमी और एंडी वहां फंसे थे, इंजन के छोटे छोटे पुर्जों के बीच काम करते हुए। असल में इंजन को चालू रखने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये देखकर कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसने विल्फर्ड को जोरदार मुक्का मारा, उसे गिरा दिया। फिर उसने योना को माचिस पकड़ा दी। कर्टिस ने टिमी को बाहर निकाला। उसी पर योना ने क्रोनोल में आग लगा दी और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पास की बर्फीली चट्टान ट्रेन पर आ गिरी। ट्रेन पटरी से उतर गई। डिब्बे एक एक कर टूटते गए। लगभग पूरी ट्रेन तबाह हो गई। इस हादसे में लगभग सभी लोग मारे गए, लेकिन योना और टिमी जिंदा बच गए। वे मलबे से बाहर निकले और पहली बार जमी हुई धरती पर कदम रखा। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन आसमान साफ था। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक सफेद भालू दिखाई दिया। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक संकेत था। इसका मतलब था कि धरती फिर से जीने लायक बन रही है, बर्फ पिघल रही है और जिंदगी वापस लौट रही है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। और ऐसे ही शानदार और पूरी फिल्म की कहानी आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कहानियां लाने की ताकत देता है।